जय हिंद एवरीवन। अगर आप पूरे भारत में किसी भी राज्य से हो, आप तैयारी कर रहे हो टी आर्मी भर्ती की, आपका सपना है टी आर्मी में जाने का, तो आज की वीडियो आपके लिए रहने वाली है। तो जितने भी भाई टी आर्मी एग्ज़ाम की तैयारी कर रही है, तो आप सभी के लिए आज की क्लास रहने वाली है साइंस का क्लास, जो आपके लिए मॉक टेस्ट 4 रहने वाली है। आज की क्लास में हम इम्पोर्टेंट 15 क्वेश्चन जो है डिस्कस करने वाले हैं। ये 15 क्वेश्चन आपके जो है वो 60 के बराबर रहने वाले हैं, क्योंकि हम हर एक ऑप्शन को एक्सप्लेन करते हुए चलेंगे। तो इसलिए आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सारे के सारे। यहाँ से आप जो है क्वेश्चन अच्छे से प्रैक्टिस कर सकते हो, जो एग्ज़ाम में सीधे आपको देखने को मिलेंगे वही क्वेश्चन मैं करा रहा हूँ जो सीधे आपको एग्ज़ाम में देखने को मिलेंगे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो में बिना देरी के जल्दी आगे बढ़ते हैं और सारी बातें स्टार्टिंग से लास्ट तक जो भी क्वेश्चन रहेंगे सारे इंपॉर्टेंट है और बहुत लाजवाब क्वेश्चन मैंने इंक्लूड किए हैं, जो कि आप उनको प्रैक्टिस में लाते हो तो खुद आपको पता चलेगा कि जब आप मॉक टेस्ट लगाते हो तो आपको खुद पता चलेगा कि हाँ, हमने जो हमने पढ़ाई की है, स्टडी की है, वहाँ से आपको 100 के 100% एग्ज़ाम में देखने को क्वेश्चन भी मिलेंगे। क्योंकि यहाँ से ही मैंने पढ़ के अपना आपको जो है इतना अच्छा स्कोर किया है, 50 में से 49 क्वेश्चन किया। अगर आप भी चाहते हो 50 में से 49 क्वेश्चन फोड़ना, तो बिल्कुल आप जुड़ सकते हो। एक क्वेश्चन में अगर डाउट हुआ था, वो क्वेश्चन किस वजह से था, क्या रहा उसमें, क्यों डाउट हुआ था, तो उसकी भी आपको मैं जल्द ही वीडियो बना के डालूंगा कि क्या हुआ था उसमें। बाकी 50 में से 50 क्वेश्चन मारने की उम्मीद आप भी रख सकते हो, क्योंकि एग्ज़ाम ज़्यादा हार्ड लेवल का नहीं आता है, एग्ज़ाम बहुत ही नॉर्मल आता है। तो चलिए, सबसे पहले यहाँ पे चैप्टर वाइज आपको पता है कि मैं आपके लिए जो क्लास लेके आ रहा हूँ ये चैप्टर वाइज क्लास है। तो आज हम साइंस के बात करेंगे। साइंस का क्वेश्चन नंबर 1 आपकी स्क्रीन पे आ चुका है। सारे क्वेश्चन जैसे कि आपको पता है कि लाजवाब में क्वेश्चन यहाँ पे लेके आ रहा हूँ। एक भी क्वेश्चन आपके लिए यहाँ पे ऐसा नहीं रहेगा कि बेफालतू में क्वेश्चन कोई भी करा दिया जाएगा, सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। सबसे नंबर 1 क्वेश्चन आपके लिए स्क्रीन पे प्रोटॉन की खोज के बारे में पूछा गया है। क्वेश्चन ज़्यादा हार्ड लेवल का नहीं आएगा, क्वेश्चन आएगा इजी लेवल का, वहीं से आप फंस जाओगे। ठीक है, बाकी मैं चारों ऑप्शन जो है एक्सप्लेन करते हुए चलूँगा, आपको बताते हुए चलूँगा। सबसे नंबर 1 क्वेश्चन है, प्रोटॉन की खोज किसने की थी। तो यहाँ पे ऑप्शन आपका कौन सा राइट हो जाएगा। सबसे पहले तो हम बात करते हैं जे थॉमसन के बारे में, हम पढ़ लेते हैं थोड़ा सा। तो जे थॉमसन के बारे में हम पढ़ेंगे। तो इन्होंने क्या किया था, इलेक्ट्रॉन की खोज की थी। इन्हें की थी इलेक्ट्रॉन की खोज। इलेक्ट्रॉन का सिंबल होता है छोटा ई, और इस पे ऊपर होता है निगेटिव चार्ज होता है माइनस का। ठीक है, उसके बाद हम पढ़ते हैं नीचे जेम्स चैडविक के बारे में पढ़ते हैं। जेम्स चैडविक ने जो है क्या किया था, इन्होंने की थी न्यूट्रॉन की खोज। ठीक है, इन्होंने की थी न्यूट्रॉन की खोज। इनका सिंबल होता है एन, न्यूट्रॉन। ठीक है, न्यूट्रॉन की खोज की थी इन्होंने। उसके बाद आता है आपका फिर एक ऑप्शन और है नीचे आपके यहाँ पे। उसके बाद है फिर आपका रदरफोर्ड ने क्या किया था, रदरफोर्ड के बारे में आप बताओ। तो रदरफोर्ड ने क्या किया था, जल्दी आप ये सोच के, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। रदरफोर्ड ने की थी प्रोटॉन की खोज। ठीक है, किसने की थी, रदरफोर्ड ने की थी प्रोटॉन की खोज। ठीक है, ठीक है भाई, किसने की थी, प्रोटॉन की खोज की थी रदरफोर्ड ने। और चलिए, इसके बारे में आपने समझ लिया। बट आपने सोचा होगा कि यहाँ पे गोल्ड स्टीन भी लिखा आता है, कि गोल्ड स्टीन भी राइट ऑप्शन माना जाता है। ठीक है, तो अगर दोनों में से दोनों लिखा है तो गोल्ड स्टीन करना है या रदरफोर्ड करना है, तो भाई आपको रदरफोर्ड ही से करना है। उसके बाद अगर आपको देखने को मिलता है तो गोल्ड स्टीन है, तो गोल्ड स्टीन आपको ठीक कर देना है। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ चुका है, क्वेश्चन नंबर 2। जल को शुद्ध करने के लिए किस गैस का प्रयोग किया जाता है। जल को शुद्ध करने के लिए किस गैस का प्रयोग किया जाता है। एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है और एग्जाम में बनता है, 100% क्वेश्चन बना जाता है यहाँ से। ठीक है, तो चारों ऑप्शन आपकी स्क्रीन पे ऐसे ठीक रहेगा। चारों ऑप्शन आपकी स्क्रीन पे आ चुके हैं। तो सबसे यहाँ पे ऑप्शन ए ही राइट हो जाएगा। क्लोरीन गैस का प्रयोग किया जाता है जल के शुद्धिकरण के लिए, क्लोरीन गैस का प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ चुका है। सबसे कठोर पदार्थ आपको बताना है, सबसे कठोर पदार्थ कौन सा होता है यहाँ पे। तो 4 ऑप्शन आपसे सामने है। सबसे कठोर की बात की है तो सबसे कठोर पदार्थ कौन सा हो जाएगा यहाँ पे, सबसे कठोर पदार्थ हो जाएगा यहाँ पे हीरा। हीरा जो है सबसे कठोर पदार्थ होता है। ठीक है भाई, और बच्ची यहाँ पे सोना, उसके बाद चांदी, और यहाँ पे बच्चा आपका तांबा। ये क्या है, ये है धातु। ठीक है, ये आपसे पूछा भी सकता है, धातु के नाम भी पूछा जा सकता है। ये है धातु ए। ठीक है, तीनों के तीनों जो है ये धातु है। ठीक, चलिए, और हीरा जो है ये कार्बन का अपर रूप भी माना जाता है। कार्बन का अपर रूप, कार्बन का जो है ये अपर रूप भी है भाई, इसको भी याद कर लेना, अपर रूप है। ठीक, इसको अच्छे से नोट कर लेना, क्या है, कार्बन का अपर रूप माना जाता है। चलिए, उसके बाद अगला क्वेश्चन, पुष्पों का अध्ययन क्या कहलाता है। पुष्पों का अध्ययन क्या कहलाता है। एंथ्रोलॉजी कहलाता है, एग्रोस्ट्रोलॉजी कहलाता है, फिनोलॉजी कहलाता है, पोलिनोलॉजी कहलाता है। चार ऑप्शन में से राइट आंसर बताना है। सबसे पहले तो हम बात करते हैं एक
एग्रो एस्ट्रोलॉजी के बारे में बढ़ते हैं बात, इसको कहा जाता है घासों का अध्ययन। इनको कहा जाता है घासों का अध्ययन, घासों का अध्ययन, ठीक है, घासों का अध्ययन। उसके बाद होता है फिनोलॉजी। फिनोलॉजी होता है पौधों और जानवरों के जीवन चक्र की घटनाओं पर जलवायु के प्रभाव का अध्ययन, ठीक है। पौधों, ये थोड़ा लॉन्ग हो जाएगा, मैं बोल रहा हूँ, इसने याद कर लेना, पौधों और जानवरों, ठीक है, पौधों और जानवरों, ठीक है, पौधों और जानवरों के जीवन चक्र की घटनाओं के जलवायु के प्रभाव का अध्ययन। उसके बाद आता है फिर आपका पोलिनोलॉजी। पोलिनोलॉजी क्या आता है परागकणों और बीजाणुओं का अध्ययन, ठीक है, परागकणों और बीजाणुओं का अध्ययन, परागकणों और बीजाणुओं का अध्ययन, ठीक है भाई, बीजाणुओं का अध्ययन। उसके बाद आता है पुष्पों का अध्ययन कहलाता है एंथ्रोलॉजी। ऑप्शन आपका यहाँ पे ए राइट हो जाएगा, ठीक है भाई। चलिए अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ चुका है। पिट्यूटरी ग्रंथि कहाँ पर होती है? 4 ऑप्शन में से बताना है। पिट्यूटरी ग्रंथि आपकी कहाँ पर होती है? और इसको भाई क्या कहा जाता है? इसको मास्टर ग्रंथि भी कहा जाता है। ये पूछा जाए कि आपको मास्टर ग्रंथि कहाँ पर होती है, ये भी आपसे पूछा जा सकता है कि मास्टर ग्रंथि कहाँ पर होती है, ये भी आपसे पूछा जा सकता है। न कि आपसे ऑप्शन में क्वेश्चन ये पूछ के पिट्यूटरी ना पूछ के ये पूछा है कि मास्टर ग्रंथि हमारे शरीर में कहाँ पर होती है, ये भी आपसे डायरेक्टली पूछा जा सकता है। तो इस चीज़ को भी ध्यान में रखते हुए आपको चलना है, ठीक है। तो अगर मैं इसकी लोकेशन आपको बताना चाहूँ तो ये होती है खोपड़ी के आधार की होती है, बिल्कुल सेम जैसे हमारी खोपड़ी होती है, उसके आधार के मध्य कपाल गुहा में स्थित होती है। जो हमारी कपाल गुहा होती है ना, ये उसमें स्थित होती है। और कहाँ पर होती है? ये हमारे मस्तिष्क में होती है, ठीक है, ये हमारे मस्तिष्क में होती है। ऑप्शन आपका ए राइट हो जाएगा। मैंने क्या बताया, याद करना, पिट्यूटरी ग्रंथि जो है खोपड़ी के आधार के मध्य कपाल गुहा में स्थित होती है, ठीक है। और चलिए अगला क्वेश्चन, बाकी एक्चुअली ज़्यादा गहराई से नहीं पूछेगा, यहाँ से ही आपसे क्वेश्चन बन जाएगा। ज़्यादा गहराई से पूछेगा तो मैं वैसे ही करा देता, बट इतना ज़्यादा डीपली नहीं जाते हैं, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पे। पृथ्वी का घूर्णन किस दिशा में होता है? पृथ्वी का घूर्णन किस दिशा में होता है, ठीक है। और पृथ्वी जो है अपनी दूरी पर जो है किस दिशा में घूमती है? वो पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है, पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है। किस दिशा में होती है? पश्चिम से जाती है यहाँ पे और पूरब की ओर घूमती है, समझ लेना। और पृथ्वी को जो एक चक्कर पूरा लगाने में कितना टाइम लगता है, ये नोट कर लेना, 23 घंटे और 56 मिनट। कितना टाइम लगता है? 23 घंटे 56 मिनट और 4 सेकंड, 4 सेकंड ये टाइम लगता है पृथ्वी को एक चक्कर पूरा करने में। जो समय लगता है ये वो है भाई 23 घंटे 56 मिनट 4 सेकंड समय लगता है, ठीक है। और दूसरा भी पूछा जा सकता है आपसे, यहाँ पे एक क्वेश्चन और भी बन सकता है। पृथ्वी का घूर्णन जो है ये तो हो गया। उसके बाद एक क्वेश्चन बन सकता है, सूर्य पूर्व में उगता हुआ जो है, सूर्य जो है पूर्व में उगता है और पश्चिम में जो है अस्त होता है। इसको भी नोट कर लेना, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ चुका है। मनुष्य के शरीर का तापमान जो है कितना होता है? यहाँ पे तापमान के बारे में क्वेश्चन है, ये टेम्परेचर वाला क्वेश्चन बेहद इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सबसे पहले नंबर पे हम यहाँ पे लिखा है 98 डिग्री फ़ारेनहाइट, 99 डिग्री फ़ारेनहाइट, 100 डिग्री फ़ारेनहाइट, 102 डिग्री फ़ारेनहाइट। सबसे पहले तो आपको यहाँ पे एक चीज़ समझनी पड़ेगी, ठीक है। अगर यहाँ इसकी जगह ये दिया जाए 37 डिग्री सेल्सियस, तो क्या ये भी बिल्कुल आपका सही रहेगा, ठीक है। या अगर आपको ये दिया जाता है तो इसमें इनमें क्या फ़र्क रहता है, ये चीज़ें भी आपको समझते हुए चलनी है। कई जो इसकी एक्यूरेट वैल्यू होती है वो होती है 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट। ये होती है इसकी एक्यूरेट वैल्यू, जो होती है ना, ये होती है एक्यूरेट वैल्यू, ठीक है। बाकी यहाँ पे 98 डिग्री दिया है तो यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे इस चीज़ को समझ ला। अगर 98 से ऊपर हो जाता है, यानी कि आपका 99 डिग्री से ऊपर हो जाता है, 99 डिग्री फ़ारेनहाइट से ऊपर टेम्परेचर आपका आ रहा है, तो ये मान के चलना आपको हल्का बुखार है, आपको हल्का फीवर है, ठीक है। इस चीज़ को मान के चलना। अगर आपका यहाँ पे टेम्परेचर चला जाता है 100 से 102 के बीच में चला जाता है, 100 से 102 के बीच में चला जाता है, तो फिर आपको बुखार हो जाता है बढ़िया, फिर आपको फीवर हो जाता है, फिर आपको हो गया है फीवर, फिर आपको दवाई लेने की ज़रूरत है, डॉक्टर से सजेस्ट करने की आपको ज़रूरत है। चलिए अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ चुका है। फलों के कृत्रिम रूप से पकाने के लिए, फलों को कृत्रिम रूप से पकाने के लिए किस गैस का प्रयोग किया जाता है?
तो यहाँ पे 4 ऑप्शन आपके सामने हैं, जल्दी जल्दी बताओ कौन से गैस का प्रयोग किया जाता है। सबसे पहले हम बात करते हैं एसिटिलीन गैस के बारे में। एसिटिलीन गैस का जो होता है भाई, ये कैल्शियम कार्बाइड का प्रयोग करके जो है और कृत्रिम रूप से फल पकाने के लिए एसिटिलीन गैस का प्रयोग किया जाता है। इसमें क्या करते हैं, कैल्शियम कार्बाइड मिलाती है, कैल्शियम कार्बाइड मिला के और कृत्रिम रूप से फलों को पकाने का काम ये भी करती है। एसिटिलीन गैस का भी जो है वो भी इसका काम होता है, ठीक है। पर यहाँ पे दो चीज़ें हैं, इस चीज़ को समझना। यहाँ पे फलों को पूछा है और वो भी कृत्रिम रूप से, ये भी करती है और ये भी करती है। दोनों ऑप्शन में हो तो राइट आंसर करना है आपको एथिलीन। इस चीज़ को ध्यान रखना, अगर दोनों ऑप्शन में दिए हो, एसिटिलीन भी हो एथिलीन भी हो, तो आपको करना है ये एथिलीन, ठीक है। क्योंकि जो है एथिलीन जो है ये एक प्राकृतिक जो है ना पादा फार्मोन है। ये जो है ना एक प्राकृतिक जो है ये पादा फार्मोन है, इस चीज़ को समझ लेना। यहाँ पे ये डिफरेंट हो जाता है, ठीक है। और एसिटिलीन के साथ में क्या होता है, कैल्शियम कार्बाइड मिलाना पड़ेगा, उसके हिसाब से फिर कृत्रिम रूप से जो है फलों को ये पका सकती है, ठीक है। हालांकि स्वस्थ कणों से कई जगह मतलब इस पर रोक भी लगा रखी है, इस चीज़ का भी ध्यान रखना, इस पर रोक भी लगा रखी है। तो चलिए उसके बाद और कोई डाउट तो नहीं है। चलिए अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ चुका है, ये भी बेहतरीन क्वेश्चन है। विद्युत बल्ब का फिलामेंट किसका बना होता है। तो 4 ऑप्शन आपके सामने है, जल्दी जल्दी आपको राइट आंसर देना है। विद्युत बल्ब का जो फिलामेंट है वो किसका बना होता है, ठीक है। इस चीज़ को समझते हुए चलेगी। सबसे यहाँ पे होता है भाई राइट आंसर आपका टंगस्टन। किसका बना होता है, ये टंगस्टन का बना होता है। ऑप्शन आपका बी राइट हो जाएगा एकदम, ठीक है। और क्योंकि यहाँ पे एक चीज़ और समझना, इसका जो है ना ये भी पूछा जा सकता है कि टंगस्टन का जो गलनांक होता है वो कितना होता है। ये भी आप समझे हो ना कि लगभग आपसे पूछा जाता है कि इसका लगभग जो है कितना होता है इसका गलनांक। ये भी आपको नोट करना है क्योंकि इसका हाई गलनांक होता है, यानी कि बहुत ज़्यादा होता है। और ये होता है आपका 3422 डिग्री सेल्सियस, 3422 डिग्री सेल्सियस होता है, ठीक है। और इसके जो पिघलने का जो है अत्यधिक गर्मी सहन कर सकता है, क्योंकि पिघलता नहीं है, ठीक है। क्योंकि इसका गलनांक इतना ही है, ये पिघल नहीं सकता। बहुत ही रेयर केस होती है कि ये पिघलता, बल्कि ये पिघलता नहीं है। और इसकी जो है उच्च प्रतिरोधकता होती है, मतलब यही है कि बिजली के प्रभाव को रोकता है, जिससे कि ये गर्म होकर प्रकाश उत्पन्न करता है। इस चीज़ को भी ध्यान रखना, जितना ज़्यादा हीटिंग होगी उतना ही ज़्यादा ये प्रकाश देगा, समझ रहे ना। चलिए, हीटिंग के साथ में लाइटिंग का ज़्यादा इसका रहता है। उसके बाद अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। सूर्य में सर्वाधिक मात्रा में कौन सी गैस पाई जाती है। सूर्य में सर्वाधिक मात्रा में कौन सी गैस पाई जाती है, कौन सी गैस पाई जाती है। 4 ऑप्शन में से राइट आंसर जल्दी बताओ कौन सी पाई जाती है। ये पाई जाती है आपकी हाइड्रोजन। ऑप्शन ए राइट हो जाएगा, हाइड्रोजन। क्या पाई जाती है भाई, हाइड्रोजन पाई जाती है मेरे भाई, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे हम कुछ छोटा सा देखें तो यहाँ पे इम्पोर्टेंट आपके लिए हो जाता है, उसके बारे में देखते हैं। यहाँ से क्वेश्चन बनता है, इम्पोर्टेंट है, इस चीज़ को समझ लो। सूर्य का जो द्रव्यमान है उसका जो लगभग है 73% है, वो 73% जो भाग है हिस्सा है वो हाइड्रोजन है। सूर्य का द्रव्यमान का लगभग, सूर्य के द्रव्यमान का लगभग, ठीक है, लगभग जो है वो 73% हिस्सा है। 73% हिस्सा जो है वो हाइड्रोजन है, ठीक है, हाइड्रोजन। उसमें से 25% जो है, ये 25% जो है वो हीलियम है। 25% जो भाग है वो हीलियम है। उसके बाद फिर उसमें कार्बन 2%, उसमें ऑक्सीजन है। 2% जो है उसमें, मतलब 2% आपको मानना है, 2% है ऑक्सीजन। उसके बाद फिर कार्बन है, नियोन है और लोहे जैसी भारी, मतलब जो लोहे जैसे जो है भारी तत्व से बना हुआ है, ठीक है। ये आपको समझना है। जो सूर्य के द्रव्यमान का जो लगभग मैंने बताया आपको, ये सारी चीज़ें नोट करना है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। हाइड्रोजन कितना है 73%, हीलियम कितना है 25%, ऑक्सीजन कितना है 2% ओनली, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ चुका है। सीटी स्कैन करने में किन किरणों का प्रयोग किया जाता है। तो सीटी स्कैन के लिए आपको पता है सीटी स्कैन वगैरह चलते रहते हैं भाई। जब भी कोई दिक्कत ज़्यादा बढ़ जाती है तो सीटी स्कैन से वो बारीकी से उस बीमारी का इलाज किया जा सकता है, उसको पता किया जा सकता है कि हाँ भाई ये परेशानी इसको है, सीटी स्कैन, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले यहाँ पे आपके सामने यहाँ पे 4 ऑप्शन है, चारों में से आपको राइट आंसर बताने। सबसे पहले तो हम यहाँ पे परासर्वे जो रिंग है इसके बारे में पढ़ लेते हैं। इनका काम क्या होता है भाई। ये काम करती है, ये अल्ट्रासाउंड वगैरह जो होता है ना वो इनका काम होता है, जिनको सोनोग्राफी बोलती है। इनका प्रयोग जो है ना सोनोग्राफी भी, ठीक है, हिंदी में नो थोड़ा सा सोनोग्राफी, सोनोग्राफी, ठीक है, सोनोग्राफी या अल्ट्रासाउंड, ठीक। चलिए उसके बाद आती है फिर आपकी द्रव्य प्रकाश, दृश्य प्रकाश आता है। फिर दृश्य प्रकाश का क्या काम होता है भाई। ये मतलब प्रकाश का जो है मतलब ये मान के चलो
ये साधारण प्रकाश है एक तरह की से, ठीक है, जिससे हम देख सकती है, अंदर झांक सकती है, काम मतलब अंदर झांकने के काम भी मतलब शरीर के जो है अंदर नहीं जा सकते हम इससे, इस ध्यान का समान होगा, मतलब हम अपने शरीर से को अंदर से नहीं देख सकते, खुद बाहर देख सकती है, जिससे कि मतलब इधर उधर आप काम करते हो सो भी है ना, सब यही है दृश्य प्रकाश, ठीक है। चलिए उसके बाद यहाँ पे आते हैं फिर आपकी अवरक्त किरणें। इसका काम क्या होता है, इसका जो प्रयोग होता है वो रिमोट कंट्रोल में क्या होता है, ठीक है, इसका होता है रिमोट कंट्रोल में, रिमोट कंट्रोल, ठीक है, रिमोट कंट्रोल। या फिर एक और होता है इसका थर्मल, थर्मल होती है, थर्मल इमेजिंग में भी इसका काम होता है, थर्मल इमेजिंग में भी इसका काम किया जाता है। और यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, एक्स किरणें। चलिए उसके बाद फिर अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आता है। अगला क्वेश्चन भी बहुत ही लाजवाब ज़बरदस्त क्वेश्चन है। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि के बारे में पूछा है कि मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है। सबसे पहले तो हम यहाँ पे बात करते हैं अग्न्याशय ग्रंथि के बारे में। अग्न्याशय ग्रंथि जो है हमारे शरीर की दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि है, ठीक है, ये सेकंड लार्ज मतलब लार्ज, ठीक है भाई। ये कौन सी है, ये दूसरे नंबर की हमारी जो है ना दूसरी बड़ी ग्रंथि है, ठीक है, दूसरी बड़ी ग्रंथि सेकंड, ठीक है। उसके बाद फिर यहाँ पे आता है आपका थायराइड। थायराइड क्या होता है, हमारे शरीर की जो है ना सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि है, ये सबसे बड़ी अंतःस्रावी, इन चीज़ों को ध्यान रखना, यहाँ पे बहुत ज़्यादा गड़बड़ी हो जाती है भाई, ठीक है। ये हमारे शरीर की क्या है, अंतःस्रावी और बड़ी ग्रंथि है, अंतःस्रावी बड़ी ग्रंथि है सबसे, ठीक है। उसके बाद फिर आता है पिट्यूटरी, इसको भाई मास्टर ग्रंथि भी कहा जाता है, ठीक है। और इसका आकार जो है ना बहुत ही छोटा होता है, बहुत छोटे आकार की होती है, इसका आकार जो है ना आकार होता है इसका बहुत ही छोटा, बहुत छोटे आकार की होती है ये। उसके बाद यहाँ पे सबसे बड़ी जो ग्रंथि होती है मानव शरीर की वो होती है यकृत, जिसको बोलती है लीवर, ठीक है, ये सबसे बड़ी ग्रंथि होती है लीवर। ऑप्शन आपका ए राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ चुका है, ये भी बेहतरीन क्वेश्चन है। विद्युत आवेश का एसआई मात्रक आपको बताना है, विद्युत आवेश का एसआई मात्रक आपको बताना है क्या होगा। सबसे पहले तो हम यहाँ पे बात करते हैं क्या होता है भाई, जूल के बारे में हम यहाँ पे बात करते हैं। जूल जो है ना वो कार्य और ऊर्जा का मात्रक होते हैं। जूल जो है वो कार्य का भी मात्रक है और ऊर्जा का भी मात्रक है, ये दोनों का मात्रक है, ठीक है भाई। उसके बाद फिर यहाँ पे हम बात करें जो वोल्ट होता है ना, ये विद्युत विभवांतर का मात्रक होता है, विद्युत विभवांतर का मात्रक होता है, विद्युत विभवांतर का, ठीक है, इसको नोट कर लेना। उसके बाद फिर डेसिबल तो लगभग सबको पता ही होता है भाई, ध्वनि की तीव्रता का मापी जाती है इससे, ध्वनि की जो है ना तीव्रता नापी जाती है इससे, ठीक है, ध्वनि की तीव्रता मापी जाती है इससे। और यहाँ पे पूछा है विद्युत आवेश का जो है ऐसा ही मात्रक होता है कूलाम, ठीक है, और ऑप्शन आपका बी राइट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। मानव शरीर की सबसे अधिक मात्रा में कौन सा तत्व पाया जाता है। मानव शरीर में सबसे अधिक मात्रा में पूछा है कि कौन सा तत्व पाया जाता है। यहाँ पे नाइट्रोजन है या ऑक्सीजन है या हाइड्रोजन है, और एक ऑप्शन हो रहा है आपके पास कार्बन। इन बताना है इनमें से कौन सा आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो सबसे अधिक मात्रा में पूछा है क्या पाया जाता है, ये पाया जाता है ऑक्सीजन, सबसे अधिक मात्रा में होता है ऑक्सीजन। ऑप्शन आपका यहाँ पे बी राइट हो जाएगा, ठीक है। और कितने परसेंट पाया जाता है पूछा जाए तो यहाँ पे 65% पाया जाता है, ठीक है। उसके बाद नाइट्रोजन कितना पाया जाता है, नाइट्रोजन की बात करें तो लगभग आपका 3.2% यहाँ पे नाइट्रोजन पाया जाता है। हाइड्रोजन 9.5% पाया जाता है, 9.5% पाया जाता है। कार्बन पाया जाता है 18.5%, 18.5% जो है कार्बन पाया जाता है, ठीक है। चलिए उसके बाद अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ चुका है। शरीर की पृथ्वी की स्थिति और संरचना के अध्ययन को क्या कहा जाता है। पृथ्वी की स्थिति और संरचना के अध्ययन को क्या कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, और ये बेहतरीन क्वेश्चन है और लास्ट क्वेश्चन है। टॉप हमने यहाँ पे जो है वो हमने 15 क्वेश्चन जो हमने यहाँ पे डिस्कस करे, और इनमें से जो है बेहतरीन क्वेश्चन थे, एक से बढ़ के क्वेश्चन थे। अगर यहाँ से प्रैक्टिस करोगे तो यहाँ से बाहर कुछ नहीं जाने वाला है। तो क्या कहा जाता है भाई, ये कहा जाता है भू विज्ञान कहा जाता है। इसको ऑप्शन आपका बी राइट हो जाएगा। यहाँ पे पृथ्वी की स्थिति और संरचना के अध्ययन को कहा जाता है भू विज्ञान।
बेहतरीन क्वेश्चन, लाजवाब क्वेश्चन। अगर यहाँ से आप क्वेश्चन कर लेते हो तो इससे बाहर आपको कुछ नहीं मिलेगा और यही आपको एग्ज़ाम में देखने को सीधे डायरेक्टली क्वेश्चन मिल जाएंगे। तो कैसी लगी क्लास आज की, कमेंट करके ज़रूर बताना। अगर आप हमारे साथ जुड़े हो तो सिलेक्शन की जिम्मेदारी हमारी है। सिलेक्शन आपका 100% होगा। एग्ज़ाम में आप अच्छे स्कोर फोड़ के आने वाले हैं। 50 में से 27-28 क्वेश्चन आराम से उड़ा दोगे अगर यहीं से पढ़ते हो तो। और ज़्यादा नहीं कुछ करना, जो चीज़ें करा रहा हूँ बस ये करते जाना, यहीं से सिलेक्शन हो जाएगा। चलिए दोस्तों, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।